तभी कहानी वापस आती है हेवनली डाओ बैटलफील्ड में, जहां हमारा गोलू मोलू दोस्त ली फेई मजे से टहल रहा था। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे उसे हेलुसिनेशन हो रहा है। यार, मुझे फैंग की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? मैंने सस्ता नशा तो नहीं कर लिया? तभी पीछे से जोरदार आवाज आई, ली फेई। ली फेई ने मुड़ के देखा तो फैंग उसकी तरफ ऐसे भाग रहा था जैसे उधारी वसूलने वाला भागता है। ली फेई खुश हो गया, बत्तीसी दिखाते हुए बोला, अरे ओ भाई फैंग, यार तुझे बड़ा मिस किया, आजा गले लग जा मुन्ना भाई। लेकिन फैंग के चेहरे पे यमराज वाला गुस्सा था। उसने चिल्लाया, रुक जा साले, वहीं खड़ा रहे, हिलना मत वरना तेरी टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। ली फेई कंफ्यूज्ड, धत तेरी की, भाई क्या हो गया? मैंने तो तुझे गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला, फिर काहे को गरम हो रहा है? बेचारे को पता ही नहीं था कि उसके लौड़े लगने वाले हैं। वो खुशी खुशी फैंग की तरफ बढ़ा, लेकिन फैंग ने प्यार की झप्पी की जगह सीधी तलवार घोंपने की कोशिश की। सटैक! ली फेई मोटा जरूर था, लेकिन फुर्तीला भी था। उसने मैट्रिक्स स्टाइल में डॉज किया। ली फेई चिल्लाए, अरे भाई भाई, पागल हो गया क्या? हम तो जिगरी यार थे ना, जय वीरू वाली जोड़ी थी अपनी, ये क्या कट्टे निकाल रहा है? फैंग गुस्से में उबल रहा था। अबे ओ सांड, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूं। कमीने, तूने मुझे चूतिया बनाया। वो टोकन सिर्फ आधे दिन चला, पूरे दिन नहीं। तूने मेरा माल भी वहीं छुड़वा दिया। ली फेई फिर से बचते हुए बोला, अरे भाई कसम जा पानी तेल की, मुझे नहीं पता था। मुझे वो टोकन एक खंडहर में मिला था, वहां लाशें पड़ी थीं, बस एक अधमरा बंदा बचा था जिसने वो टोकन पकड़ा हुआ था। मैंने उससे पूछा था, थोड़ा मारपीट करने के बाद उसने बताया था कि टोकन पूरे दिन चलेगा। अब या तो उसने झूठ बोला या फिर उसे भी नहीं पता था। मेरी क्या गलती भाई? फैंग ने देखा कि ये मोटा शायद सच बोल रहा है या बहुत अच्छा झूठ बोल रहा है। उसने अपनी तलवार नीचे की। ठीक है, इस बार माफ किया, पर अगली बार ऐसा हुआ तो तेरा फलूदा बना दूंगा। ली फेई ने पसीना पोंछा और पूछा, वैसे भाई आधे दिन में क्या उखाड़ा तूने? कैसी है वो सिटी? फैंग ने पलट के पूछा, एक बात बता, तेरी दुनिया में टेक्नोलॉजी है क्या? ली फेई ने अपना गंजा सर खुजाया, हैं? ये टेक्नोलॉजी क्या है? खाने की चीज है क्या? फैंग समझ गया कि ये देहाती गांव का लौंडा है। छोड़ भाई, तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। बस इतना याद रख, अगर कभी वहां जाए तो अपनी चड्डी बेच देना, लेकिन टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स मत छोड़ना, वही असली माल है। तभी फैंग ने सिस्टम चेक किया। आज का डेली कोटा रिफ्रेश हो गया था और ऑफर में क्या था? डेथ स्वॉर्ड इंटेंट फ्रेगमेंट, 10,000 पीस। फैंग ने सोचा, ओए होए, अगर मेरा वो डोजेश भाई यहां होता तो उसे खिला देता, पर वो तो घर पे है। अब इनका क्या करूं? तभी उसकी शैतानी नजर ली फेई पे पड़ी। और भाई, तू स्वॉर्ड कल्टीवेटर है क्या? ली फेई ने तुरंत ना कर दी। ना बाबा ना, वो तलवार वाले साले दिन भर पसीना भागते हैं, मुझसे इतनी मेहनत नहीं होती। मैं तो आराम तलब आदमी हूं, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब पसंद है। फैन के चेहरे पे एक कमीनी मुस्कान आ गई। तुझे तलवार चलाना पसंद नहीं ना? रुक, अभी तेरा शौक पूरा करता हूं। ली फेई की गांड फट गई। उसने देखा कि फैंग हाथ में कुछ अजीब सी चीजें लेके उसकी तरफ बढ़ रहा है। भागो बहन के, ले ले भागो बेटा, खा ले। उसके पीछे फैन, भाग मत साले, ये ले खा ले बेटा। सीन एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपने बच्चे को जबरदस्ती करेला खिला रही हो। ली फेई चिल्लाया, नहीं खाना यार, मुझे नहीं बनना बाहुबली। लेकिन फैंग ने उसे पकड़ के जबरदस्ती एक के बाद एक सारे 10,000 फ्रैगमेंट्स ठूस दिए। ले ले, मुंह में चूस ले, पूरा मुंह में डाल ले। जब आखिरी टुकड़ा भी अंदर चला गया, फैंग खुश हो गया। चलो भाई, आज के पैसे उड़ाओ पॉइंट्स पूरे हो गए, 5800 पॉइंट्स मिल गए। ली फेई जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसे लग रहा था उसका पेट फट जाएगा। भाई, तूने ये क्या किया? इतना महंगा माल मुझ जैसे नल्ले पर बर्बाद कर दिया। तेरे पास काला धन है क्या? मैं सच में तलवारबाज नहीं हूं यार। ये साबित करने के लिए उसने अपना हाथ हिलाया और बूम, सामने घास चर रही भेड़ों का पूरा झुंड एक ही झटके में साफ हो गया, जैसे किसी ने लेजर बीम चला दी हो। ली फेई की आंखें बाहर आ गई। ओह तेरी, ये मैंने किया, एक नंबर। लेकिन फिर उसे टेंशन हो गई, अगर मेरे मास्टर को पता चला कि मैं इतना ताकतवर हो गया हूं तो वो मेरी बैंड बजा देंगे, दिन रात ट्रेनिंग करवाएंगे, मेरा आराम का जीवन खत्म। लौड़े लग गए भाई। फैंग ने हंसा, टेंशन ना ले यार, ये तेरी किस्मत है। अब तू स्वॉर्ड हार्ट रिल्म में कभी भी घुस सकता है, मजे कर। ली फेई रोने वाला हो गया। उसका सेक्ट लीडर, जो खुद को तोप समझता है, उसे भी वहां पहुंचने में सदियां लग गई थीं। अगर उसे पता चला कि इस मोटे ने बिना मेहनत के ये कर लिया तो वो इसे चीर फाड़ के रिसर्च करेगा। ली फेई ने दुखी होकर पूछा, बर भाई,
तूने खुद क्यों नहीं खाया? तुझे क्या बवासीर है? फैंग ने स्टाइल में बाल संवारे। अपुन को जरूरत नहीं, अपुन स्वॉर्ड कल्टीवेटर नहीं है, अपुन तो भगवान है बे। ली फई ने माथा पीट लिया। तो मैं कौन सा हूं बे? गजब टोपीबाज आदमी हूं। इसके बाद फैंग ने कहा, चलो भाई अब सेकंड लेयर में तबाही मचाते हैं। उसने तुरंत अपनी स्पेशल टेक्निक एक्टिवेट की, 9 रेडियंस थंडर लोटस। ली फई ये देख के चौंक गया। अरे ये तो थंडर क्लैप सेक्ट की एक्सक्लूसिव टेक्निक है, तुझे कैसे पता चोर कहीं के? फैंग ने मासूमियत से कहा, अच्छा मुझे नहीं पता था, मुझे तो लगा मैंने खुद बनाई है, कॉपीराइट स्ट्राइक मत दे देना भाई। फैंग समझ गया कि सिस्टम का डेटाबेस तगड़ा है, वो दूसरी दुनिया से भी माल उठा लाता है। फिर क्या था, ये दोनों जय और वीरू जंगल में निकल पड़े। उनका टारगेट था 100 जानवरों का मर्डर करना, ताकि सिस्टम का टास्क पूरा हो सके। रास्ते में जो भी कल्टीवेटर उन्हें देखता, वो ली फई की खूंखार स्वॉर्ड इंटेंट और फैंग के बिजली वाले कमल देख के ही रफू चक्कर हो जाता। भागो रे, ये दोनों यमदूत हैं, इनसे पंगा मतलब मौत को मिस कॉल देना। ली फई को बड़ा मजा आ रहा था। वाह, लोग मुझे देख के डर रहे हैं। बाहुबली, बाहुबली, आज तक मैं डरता था, आज दुनिया डर रही है। जो भी मेरे सामने आएगा उसकी चड्डी गीली कर दूंगा। थोड़ी देर बाद बिछड़ने का वक्त आ गया। ली फई ने कहा, भाई अगली बार कब मिलेंगे, डेट फिक्स कर लें क्या? फैंग ने कहा, हाँ जरूर, पर अगली बार मैं 3rd बैटलफील्ड में मिलूंगा। ली फई चौंक गया। क्या? इसका मतलब तू लेवल अप करने वाला है? सीधा मर्जिंग स्पिरिट रिल्म? क्या खा के पैदा हुआ है बे? फैंग ने स्माइल दी। बेटा अपुन या तो करता नहीं या फिर सीधा टॉप पे जाता है। फिर फैंग ने टॉपिक बदला। चल छोड़ ये सब, सामने वो 5 तगड़े जानवर दिख रहे हैं, वो मेरे हैं, बाकी तू रख ले, छोटा भाई समझ के दे रहा हूं। इससे पहले कि ली फई कुछ बोल पाता, फैंग ने अपने कमल छोड़े। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। उसने जानवरों पे ऐसी बमबारी की जैसे बॉर्डर फिल्म का सीन चल रहा हो। बेचारे जानवर तो ये भी नहीं देख पाए कि किसने मारा, सीधा ऊपर का टिकट कट गया। ली फई हक्का बक्का रह गया। भाई तू तो मुझे मौका ही नहीं दे रहा है, और तेरा स्पिरिचुअल सी कितना बड़ा है बे, समुद्र लेके घूम रहा है क्या पेट में? आसपास देखने वाले लोग भी हैरान थे। वो देख रहे थे कि ली फई, उस मोटे ने तो तलवार को हाथ भी नहीं लगाया, फिर भी जानवर मर रहे हैं। उन्हें लगा फैंग का अटैक ली फई का है। लोग फुसफुसाने लगे, भाई ये मोटा तो बड़ा छुपा रुस्तम है, इसे तो तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, डेंजरस आदमी है। ली फई सोचता है, अरे वो चोमू लोगो, मैं नहीं मार रहा, मैं तलवारबाज नहीं हूं, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या? 2 दिन बाद फैंग ने अपनी किलिंग मशीन चालू रखी और 100 जानवरों को ऊपर का टिकट कटवा दिया। जैसे ही सेंचुरी पूरी हुई, सिस्टम खुश हो गया और फैंग को 5000 स्प्लर्ज पॉइंट्स दे दिए। अब उसके पास टोटल 10,000 से ज्यादा पॉइंट्स हो गए थे। फैंग खुशी से उछल पड़ा। फाइनली 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया। उसने ली फई को देखा, जो बेचारा पिछले 2 दिन से उसके पीछे कुत्ते की तरह भाग रहा था। फैंग ने सोचा, यार इस मोटे ने बड़ी मेहनत की है, इसको कुछ तो देना बनता है। उसने सिस्टम से पूछा, ए सिस्टम बाबू, अगर मैं इस मोटे को 10,000 टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन्स दे दूं तो चलेगा क्या? ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? सिस्टम ने कैलकुलेशन की और बोला, होस्ट, ये बंदा एक्सट्रीम डेथ स्वॉर्ड इंटेंट रखता है, मतलब छुपा रुस्तम है, इतना माल देना जायज है, दे दो, पुण्य मिलेगा। फैंग देने ही वाला था कि ली फई थोड़ा उदास होके बोला, भाई मुझे जाना पड़ेगा, मेरे सेक्ट के नियम बड़े चूतिया हैं, अगर कोई 2 महीने में वापस नहीं आता तो वो मान लेते हैं कि बंदे के लौड़े लग गए और वो मर गया, मुझे घर जाना होगा। फैंग बोला, सही है भाई, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। उसने तुरंत 10,000 पत्थर निकाले और ली फई के हाथ में थमा दिए। ले भाई एशपर, ये तेरी मेहनत की कमाई है, मतलब वैसे मेरी है पर तू रख ले। ली फई की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़ के सलाम ठोका, भाई तू तो भगवान मानुष है, तूने मेरी जिंदगी बना दी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, जब भी मिलूंगा पार्टी मेरी तरफ से। ली फई के जाने के बाद फैंग थोड़ा इमोशनल हो गया। धत तेरी की, अकेला पड़ गया, अब किसके साथ बकचोदी करूंगा? तभी सिस्टम ने पॉपअप दिया, बधाई हो, स्प्लर्जिंग सफल रही, इनाम में आपको मिलते हैं 10,000 डेथ स्वॉर्ड इंटेंट फ्रैगमेंट्स। फैंग ने अपना माथा पीट लिया, अब ए साले सिस्टम, अब दे रहा है जब वो मोटा चला गया, अब इनका मैं क्या अचार डालूं? अगर अब मैं इसे खुद यूज करूंगा तो मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। गजब टोपीबाज आदमी है यार। मजबूरी में फैंग ने वो सारे फ्रैगमेंट्स खुद ही खाना शुरू कर दिया। ले ले मुंह में, सब अंदर जाएगा आज, और पिछवाड़े से भी नहीं निकलेगा। लेकिन दोस्तों, जंगल में शांति ज्यादा देर नहीं रहती।
कुछ 100 मीटर दूर नल्ले और बेरोजगार कोठे वाले कल्टीवेटर्स एक ग्रुप ये सब देख रहा था। उन्होंने देखा कि वो मोटा तलवारबाज ली फेई चला गया है और फैंग अकेला बैठा है। ऊपर से फैंग ने कई दिनों से अपनी एनर्जी भी रिप्लेनिश नहीं की थी। एक सफेद बालों वाला लौंडा, जो देखने में ही नंबर 1 का कुत्ता कमीना लग रहा था, अपने साथियों से बोला, ओए भीड़ू लोग, देखो वो अकेला है और थका हुआ है। चाहे वो किसी भी रेल्म का जीनियस हो, अभी वो कमजोर है। ये मौका है उसे पेलने का। क्या तुम लोग ऐसे सोने की अंडे को छोड़ दोगे? बाकी कल्टीवेटर्स की आंखों में लालच आ गया। सब सोचने लगे, सही बोल रहा है भाई, आपदा में अवसर है। ऐसे जीनियस को मारने का मौका रोज नहीं मिलता। लूट का माल मिलेगा वो अलग। इस साले को पेल दो। सफेद बालों वाले ने माहौल बनाया। बोलो मां की आंख, मारना है या नहीं? ये चांस दोबारा नहीं आएगा। भीड़ चिल्लाई, मारो साले को, इसकी चड्डी उतार लेंगे आज। सैकड़ों लोग फैंग की तरफ दौड़े, लेकिन फैंग डरा नहीं। उल्टा वो खुश था कि चलो टाइम पास हो जाएगा। उसने तब तक सारे फ्रैगमेंट्स पचा लिए थे। उसने अंगड़ाई ली, आ गए मेरे करण अर्जुन, चलो आज इनका बैंड बजाते हैं। जैसे ही वो पास आए, फैंग ने अपनी अल्टीमेट स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज कर दी। बूम! अचानक से हवा भारी हो गई। ऐसा लगा जैसे यमराज खुद वहां आ गए हों। एक भयानक डेथ और चारों तरफ फैल गया। वो जो फुदुक रहे थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगीं। ओ भाई, ये क्या है? इसके पास तो स्वॉर्ड इंटेंट है, और वो भी इतना खतरनाक। लौड़े लग गए भाई। सब भागना चाहते थे, लेकिन फैंग के ऑरा ने उन्हें फ्रीज कर दिया था। उनकी गांड फट के हाथ में आ गई थी। सफेद बालों वाला लौंडा तो रोने वाला हो गया। मैंने क्यों उंगली की? कौन सी कलर की चड्डी पहनी थी मैंने आज, जो इतनी गर्मी थी? कोई ना, अब पिछवाड़े से पीली हो जाएगी। फैंग की आवाज गूंजी, ठंडी और डरावनी। क्या तुम मुझे मारना चाहते थे? उसके पीछे 9 बड़े रेड रेडियंस थंडर लोटस बनने लगे। सफेद बालों वाले ने कोशिश की, भाइयों डरो मत, हमला करो। लेकिन उसके साथी उसे ही गाली देने लगे। चुप कर भोसड़ी के, अजी लंड हमला करेंगे, तूने मरवाया है हमें। फैंग ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है बच्चों। और फिर वो बिजली के फूल उन पर ऐसे गिरे जैसे शादी में लड्डू बंटते हैं, लेकिन ये लड्डू जानलेवा थे। एक ही झटके में सब साफ। मैदान में लाशों का ढेर लग गया। फैंग ने नीचे देखा और कंधे उचकाए। क्या करें भाई, कलयुग है। अगर दुश्मन बन के आओगे तो प्रसाद तो मिलेगा ही। मैं कोई साधु संत थोड़ी हूं। वो जाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई, ड्रैगन फेस्ट, क्या तुम मिस्टीरियस हेवन रेल्म से हो? फैंग ने मुड़ के देखा। एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची खड़ी थी। नाम था ल्यो। याओ याओ। वो खिलखिला के हंसी। हैं, मैं 10,000 फ्लावर वैली से हूं। लगता है तुमने अभी बहुत मेहनत की है। फैंग ने भाव नहीं दिया। नहीं सुना, निकल यहां से। लड़की चढ़ गई। हैं, तू सच में उसी रेल्म से है ना? किस फालतू से सेक्ट का है बे तू? मैंने अपना नाम बताया, तूने अपना नाम भी नहीं बताया। मैनर्स नहीं है क्या? फैंग को ये चटर पटर पसंद नहीं आ रही थी। मैं तुझे क्यों बताऊं? तेरा बाप नौकर लगा है क्या मेरा? वो मुड़ा और चलने लगा, लेकिन वो लड़की जो कि फेविकॉल का जोड़ थी, चिपक गई। अरे रुको ना, क्या तुम इंडिपेंडेंट कल्टीवेटर हो? यहां क्या कर रहे हो? मुझसे पूछो ना, मैं सब जानती हूं। फैंग का दिमाग खराब हो गया। सुने छमक छल्लो, अगर तू नहीं गई तो तुझे भी मार दूंगा, समझी? लेकिन लड़की ने एटीट्यूड दिखाया। डोंट वरी बे, मैं ओरिजिनल स्पिरिट रेल्म के 9th लेवल पीक पर हूं। मैंने अपनी पावर एक सीक्रेट खजाने से छुपा रखी है। अगर तूने मुझे हाथ लगाया ना, तो बेटा तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। फैंग चौंक गया। क्या? इतनी सी बच्ची और इतना पावर? दाल में कुछ काला है। उसने चुपके से सिस्टम से पूछा, ओए गूगल बाबा, ये सच बोल रही है क्या? इसके पास ऐसा कोई खजाना है क्या? सिस्टम ने कंफर्म किया, हाँ मालिक, इसके सिर पे जो जामुनी रंग का हेयरपिन है ना, वही वो खजाना है। ये लड़की छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। इसकी पावर आपके मास्टर जितनी है। फैंग हैरान था। धत्तेरी की, इतनी छोटी उम्र में इतना पावर? ये तो बाप लेवल है। उसने सोचा थोड़ा तमीज से बात कर लेता हूं। मेरा नाम फैंग है, स्टार सोल सेक्ट से। अब खुश? चला फूट ले यहां से। लड़की फिर हंसी। स्टार सोल सेक्ट? कभी नहीं सुना। पक्का कोई नल्ला सेक्ट होगा, पर तुम्हारा नाम अच्छा है। वैसे मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे पास कोई पावर नहीं है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। फैंग ने अपना सिर पकड़ लिया। अबे, फिर से मेरी कोई फिरकी ले रहा है। उसने पलट के चैलेंज किया। अच्छा, अगर तू सच बोल रही है तो वो हेयरपिन फेंक दे।
ये सुनते ही लड़की का चेहरा बदल गया। पकड़े गए? इसे कैसे पता चला? ये हेयरपिन तो कभी फिसला भी नहीं। ये लड़का खतरनाक है। उसने बात पलट दी। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे सेक्ट के बारे में नहीं सुना, तो वो छोटा ही होगा। मैं तो बस तुम्हारे टैलेंट में इंटरेस्टेड थी। तुम हमारे स्टार एक्सट्रीम सेक्ट में आ जाओ। सुना है ना नाम? ब्रांड है, ब्रांड। फैंग रुक गया। स्टार एक्सट्रीम सेक्ट? अरे, ये तो मेरे मास्टर का पुराना सेक्ट है। लड़की ने सोचा, शिकार जाल में फंस रहा है। वो बोली, अगर तुम हमारे सेक्ट में आओगे तो मैं गारंटी देती हूं कि तुम कोर डिसाइपल बन जाओगे। लाइफ सेट है बॉस। लड़की मनी मन कैलकुलेशन कर रही थी। इसके पास 4 एलिमेंट वाला स्पिरिचुअल रूट है, समुद्र जैसा स्पिरिचुअल सी है, और ये स्वॉर्ड हार्ड रेल में घुसने ही वाला है। ये तो हीरा है, इसे जाने नहीं दे सकती। इसे पटाना पड़ेगा सेक्ट के लिए, अतः गलत मत समझो। फैंग अपनी शर्लॉक होम्स वाली टोपी पहन के कुछ डॉट्स कनेक्ट करता है। उसने उस छोटी बच्ची लियो याओया से पूछा, सुन छोटी, तू लुओ चैनू को जानती है क्या? लियो याओया चौंक गई। अरे, तुम्हें मेरी दीदी के बारे में कैसे पता? उधर दूर कहीं स्टार सोल सेक्ट में बैठी लुओ चैनू को जोरदार छींक आई। अच्छी, लगता है कोई कुत्ता मुझे याद कर रहा है। उसे क्या पता कि उसका चेला और बहन दोनों उसकी चुगली कर रहे हैं। इधर फैंग और याओयाओ का दिमाग का भोसड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे एलियन देख लिया हो। फैंग के मुंह से निकला, ओ भाई, अगर लुओ चेनू मेरी मास्टर है और तू उसकी बहन है, तो इसका मतलब तू मेरी जूनियर मास्टर हुई। धत्तेरी की, ये क्या रिश्ता कहलाता है? याओयाओ भी हक्की बक्की थी। मतलब स्टार सोल सेक्ट मेरी दीदी ने बनाया था। नाइस। 10 मिनट बाद, जब तक दोनों का दिमाग प्रोसेस कर पाया कि लौड़े लग गए या लॉटरी, याओयाओ कंफ्यूज थी। रुको, तुम मेरी दीदी के पर्सनल कोर डिसाइपल हो और साथ ही साथ हमारी स्टार एक्सट्रीम सेक्ट के भी कोर डिसाइपल और ऑनररी एल्डर हो। भाई, तू आधार कार्ड बांट रहा है क्या? अब मैं तुझे जूनियर बोलूं या एल्डर? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है, अरे छोड़ो। फैंग ने एक कमीनी हंसी दी। टेंशन ना ले यार, अपन अपना रूल बनाएंगे। मैं तुझे जूनियर मास्टर बोलूंगा और तू मुझे एल्डर बोलना। डील? याओयाओ चिल्लाई, नहीं, मैं नहीं मानती। लेकिन फैंग कहां सुनने वाला था। वो ठर की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और बोला, जूनियर मास्टर, चलो ये एल्डर तुम्हारे गाल खींचेगा। ओले ओले ओले। याओयाओ की आंखों में ज्वालामुखी फट रहा था, लेकिन फैंग को बड़ा मजा आ रहा था। वाह, क्या एटीट्यूड है बच्ची में। वो सोचने लगा कि पहली मुलाकात पे क्या गिफ्ट दूं? स्पिरिचुअल स्टोन दूं? ना, वो तो गरीबों वाला लगता है। एनलाइटनमेंट पिल? वो तो कैंडी जैसा है। कुछ तगड़ा देना पड़ेगा। सोने का कटोरा दूं या ताकत बढ़ाने वाली जड़ी बूटी? तभी उसे याद आया कि उसके पास क्या क्या खजाना पड़ा है। उसने याओयाओ को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और पूछा, जूनियर मास्टर, तुम बॉडी कल्टीवेटर हो ना? याओयाओ हैरान रह गई। तुम्हें कैसे पता बे? तुम जासूस हो या भविष्यवक्ता? उसने धमकी दी, रुक जा कमीने, मैं अपनी दीदी को बताऊंगी कि तूने मेरे सीक्रेट्स पता किए, तुझे तो पिटवाऊंगी। लेकिन उसकी धमकी की हवा निकल गई जब उसने फैंग के हाथ में बीस्ट एसेंस ब्लड देखा। उसमें से इतना तगड़ा ओरा निकल रहा था कि याओयाओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। फैंग ने स्टाइल में बताया, ये पर्पल थंडर मैड लायन का खून है, जिसने 9 बार आसमानी बिजली खाई है। बाप लेवल का माल है। सोचा था तेरे गाल खींचने के बदले एक बूंद दूंगा, पर तू नखरे दिखा रही है तो रहने देता हूं। तेरा घटा मेरा कुछ नहीं जाता। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, याओयाओ बिजली की रफ्तार से उसके पास आई। उसने फैंग का हाथ पकड़ा और खुद अपने गाल पर रख दिया। ले लो भाई, जितना नोचना है नोच लो, चूस लो, बस वो माल दे दो। फैंग उसकी इस हरकत पे लोटपोट हो गया। क्या नौटंकी बाज है यार। उसने वो खून उसे दे दिया, ले मजे कर। फिर फैंग ने सोचा, अगर ये बॉडी कल्टीवेटर है तो पक्का रिफाइनिंग मास्टर भी हो सकती है। ये लड़की छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, इसे संभालना पड़ेगा वरना फ्यूचर में मेरी बैंड बजा देगी। उसने जानबूझकर एक गोल्डन सिल्कवर्म स्टार शाइनिंग स्टोन जमीन पर गिरा दिया। जैसे उसने सोचा था, याओयाओ की नजर उस पर पड़ी। ओ तेरी, ये क्या है? फैंग ने पूछा, पहचानती हो क्या जूनियर मास्टर? याओयाओ ने गर्दन हिलाई जैसे कुत्ता हड्डी देख के हिलाता है। हाँ हाँ। फैंग ने चिढ़ाया, चाहिए क्या? आलू खाओगे? याओयाओ ने जोर जोर से सिर हिलाया, लेकिन फैंग ने पलक झपकते ही वो पत्थर वापस अपनी जेब में रख लिया और बत्तीसी दिखाते हुए बोला, नहीं दूंगा, ठेंगा। याओयाओ को गुस्सा आ गया। वो फैंग के सीने पर मुक्के मारने लगी। कमीने, साले कुत्ते, देना। लेकिन फैंग एक छोटी सी डिटेल भूल गया था। ये लड़की बॉडी कल्टीवेटर थी। उसके वो प्यार भरे मुक्के असल में हथौड़े जैसे थे। फैंग के मुंह से खून निकल गया।
अरे छोटी बम, जान लोगी क्या? फेफड़े बाहर आ गए मेरे, लौड़े लग गए भाई। याओ याओ ने उससे घूरा। नल्ले, इतनी कमजोर ताकत लेके तू मेरी दीदी का डिसाइपल कैसे बन गया और एल्डर कैसे बन गया बे? फैंग ने खून पहुंचते हुए सिग्मा मेल वाला जवाब दिया। क्योंकि मैं अमीर हूं बेबी। मैंने तेरी दीदी को 5 लाख हाई क्वालिटी स्टोन्स दिए थे डिसाइपल बनने के लिए, और सेक्ट को 100 मिलियन टॉप ग्रेड क्रिस्टल्स और एक सीक्रेट मैनुअल दी थी ऑनररी एल्डर बनने के लिए। पैसा बोलता है बेबी। बोलो जुबा केसरी। याओ याओ को अपने कानों पे यकीन नहीं हुआ। क्या ये पोस्ट बिकाऊ हैं? तभी पास से एक खड़ूस आवाज आई। बकवास, क्या तुमने कभी टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल क्रिस्टल भी देखा है? 100 मिलियन की बात ऐसे कर रहा है जैसे सब्जी मंडी में धनिया मांग रहा हो। तुझे पता भी है वो कितना बड़ा अमाउंट होता है? ये थी 10,000 फ्लावर वैली की मालकिन हुआन मेंग। वो फैंग को ऐसे देख रही थी जैसे वो दुनिया का सबसे नीच कीड़ा हो। उसने फैंग के सामने एक कॉन्ट्रैक्ट फेंका और चैलेंज किया। सुन बे नल्ले, अगर तूने अभी की अभी 100 मिलियन क्रिस्टल्स दिखा दिए तो मैं ये वैली मास्टर तुझे अपना मास्टर मान लूंगी। बोलो, है दम? याओ याओ को लगा अब कांड होगा। उसने बीच बचाव करने की कोशिश की। एल्डर ई, मेरी मास्टर को आदत है उंगली करने की, दिल पे मत लेना। और मास्टर, आप क्यों तमाशा कर रही हो? जाने दो ना। हुआन मेंग नहीं मानी। चुप कर, मैं इसका झूठ पकड़ के रहूंगी। खोल अपने पोल। याओ याओ, आंखें खोल के देख, ऐसे लौंडे तुझे बेवकूफ बनाते हैं। फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। मैडम जी, बहुत हो गया आपका नाटक। मेरी जूनियर मास्टर की मास्टर हो तो इज्जत कर रहा था, पर आप तो सर पे चढ़ी जा रही हैं। अब होगा दिखावा। उसने एक अंगूठी निकाली और हुआन मैंग की तरफ फेंकी। ले पकड़, ये रहे 100 मिलियन टॉप ग्रेड क्रिस्टल्स। ये मेरी तरफ से पहली मुलाकात का शगुन है मेरी प्यारी डिसाइपल। हुआन मैंग ने घमंड से देखा। देखती हूं क्या कचरा भरा है इसमें। जैसे उसने अंगूठी में झांका, उसकी गांड फट के हाथ में आ गई। अंदर सच में क्रिस्टल्स का पहाड़ था। उधर सिस्टम ने फैंग को रिवॉर्ड दिया। बधाई हो, फेस स्लैपिंग, बोले तो बेइज्जती मिशन सफल। आपको मिलते हैं 10 चमकते पत्थर, 100 बूंदे शेर का खून और 5 स्वॉर्ड हार्ट एडवांसमेंट फ्रेगमेंट्स। फैंग हैरान था। वाह भाई, मतलब शो ऑफ करने और बेइज्जती करने के भी पैसे मिलते हैं? सिस्टम भाई, तुम तो बड़े हरामी हो। नाइस। लेकिन फैंग अभी रुका नहीं था। उसने कहा, मेरी प्यारी डिसाइपल, बस इतना ही नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है। उसने अपनी जेब से वो चमकता पत्थर, शेर का खून, जड़ी बूटी और फ्रेगमेंट्स सब निकाल कर रख दिया। ये देख रही हो गरीबों, कभी देखा है इतना माल? और हद तो तब हो गई जब उसने वो स्वॉर्ड हार्ट फ्रेगमेंट अपने अंदर डाल लिया। एक ही पल में उसके शरीर से भयानक स्वॉर्ड इंटेंट निकला और बूम, वो सीधे स्वॉर्ड हार्ट रेल्म में पहुंच गया। हुआन मेंग की अब थोड़ी फटने लगी थी। उसने हार मान ली। मान गए उस्ताद, तुम सच में बाप निकले। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी डिसाइपल बनती हूं, लेकिन ये मेरा पर्सनल फैसला है। मेरे वैली को बीच में मत लाना। याओ याओ का सिर चकरा गया। ये क्या बवासीर है? मेरी मास्टर अब फैंग की डिसाइपल बन गई, तो फैंग मेरा क्या लगा? ग्रैंड मास्टर? भाई ये रिश्ते तो स्टार प्लस के सीरियल से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। हुआन मैंग ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया और फैंग के सामने झुक गई। प्रणाम गुरुजी, गलती हो गई, माफ कर दो।